प्यारे साथियों नमस्कार। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, प्यारे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमको पता है कि हमारा एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, तो फिलहाल इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए होता क्या है कि अपने बिहार बोर्ड में क्या है कि समरी का एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि 8 नंबर का आता है। भाई 4 नंबर का हमारा प्रोज़ का आता है, 4 नंबर हमारी पोएट्री का आता है। तो आज हम ऐसे ही आज चर्चा करने वाले हैं समरी पे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट हम आपको आज सारी समरी पढ़ाने वाले हैं, ठीक? जिसमें से आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 टू 5 आपको याद भी कर लेना है, क्योंकि अधिकतर समरी आपकी यहीं से आ जाती है। तो आज हम बताने वाले हैं आपको ऐसे समरी के बारे में जो कि आपके एग्जाम के और आपके साल भर की चीजों के लिए काम आने वाले होते हैं। और आज हम बताएंगे आपको प्रोज की समरी जो कि बाइलिंगुअल है। ये बहुत बड़ी बात है कि जो कि किसमें है, बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब होता है कि इंग्लिश हिंदी में, मतलब जहां पे उसकी इंग्लिश भी लिखी हुई तो उसके नीचे हिंदी भी उसकी लिखी हुई है, फिर उसकी इंग्लिश लिखी हुई है, फिर नीचे उसकी हिंदी लिखी हुई है। तो आइए आज हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। एक लंबा डिस्कशन हमारा आपका चलेगा, बहुत ही प्यारी क्लास है। देख लेना ऐसे बच्चे जो कि परेशान होते हैं हिंदी अंग्रेजी को लेकर कि सर अंग्रेजी कैसे याद करूं, सर हम तो शुरू से हिंदी पढ़े। तो उन बच्चों के लिए तो खास करके बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है कि एक बार में क्या करना है बेटा, चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी और चीजें क्या होंगी आपके लिए बेहतर होंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको लिखा है हमारे बापू जी ने, बापू महात्मा गांधी जी ने लिखा है। आइए देखते हैं। देखिए पहला समरी यहाँ पे बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों। समरी यहाँ पे लिखी हुई है, क्या बहुत ही प्यारे तरीके से हमने इसको डिजाइन किया चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि चीज आपको थोड़ी समझ में आती रही है। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखिए समरी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि दिस प्रोज नेम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाई आवर फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी। मतलब क्या, अब इसकी हिंदी देखिएगा। यह गद्य इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गया है। कहते क्या, दिस प्रोज इज कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट। कहते हैं क्या, यह भारत तथा पश्चिम की सभ्यता तथा संस्कृति पर आधारित तुलनात्मक लेख है। इन विच गांधी जी स्केच आउट द डिस्टिंग्विश कैरेक्टर स्केट्स एंड यूनिक फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जिसमें गांधी जी ने भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति के विशिष्ट लक्षण तथा मूल अंतर को रेखांकित चित्रांकित किया है। तो मतलब आप सबसे बड़ी बात आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कितने शानदार तरीके से और कितने बेहतरीन तरीके से चीजों को यहाँ पे हमने समराइज किया हुआ है, हमने कितनी बेहतरीन तरीके से चीजों को यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। या एक मतलब एक लाइन अगर इंग्लिश है तो उसके नीचे क्या है बच्चा, उसकी हिंदी भी लिखी गई है बहुत ही अच्छे तरीके से। सबको आ रहा समझ में, बहुत अच्छे। आगे हम देखेंगे फिर इसमें आगे क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है दिस आर्टिकल आल्सो शोज द डेडिकेशन एंड डिवोशन ऑफ गांधी जी टुवर्ड्स इंडिया। क्या कहते हैं, कहते हैं कि इस आर्टिकल में गांधी जी ने क्या किया है बच्चे, यहां पे भारत के प्रति, मतलब किसके प्रति दिखाया गया बच्चे, भारत के प्रति क्या किया, भारत के प्रति समर्पण था, उपवासना को भी जाहिर किया। देख बहुत मतलब स्टेप बाय स्टेप चीजें इसमें चल रही हैं और बहुत ही लिटरली अगर आपको बताओ तो बहुत अच्छी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएंगे। दिस आर्टिकल इज वन ऑफ द बेस्ट लिटरेरी वर्क बाय महात्मा गांधी। मतलब यह लेख गांधी जी के सर्वश्रेष्ठ इतिहासों में क्या है, सबसे अच्छा लिखा गया है। आप इस चीज को समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। इन दिस आर्टिकल गांधी जी हैज एम्फेसाइज्ड दैट द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कांट बी कंपीट बाय एनी अदर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। क्या कहते हैं कि इस लेख में गांधी जी ने जोर दिया है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का मुकाबला दुनिया की कोई दूसरी सभ्यता नहीं कर सकती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि पहले पैराग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ पे गांधी जी ने क्या बताया है, हमको गांधी जी ने यह बताया है कि गांधी जी के क्या लिखा हुआ है, क्या उन्होंने चित्रांकित किया। फिर उसके बारे में बताया गया है कि गांधी जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद इन्होंने ये बताया है कि वास्तव में गांधी जी ने क्या किया। इसके आगे गांधी जी ने इसके आगे हमको ये बताया है कि हाँ भाई वास्तव में इन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तुलना की है। बिकॉज इट्स फाउंडेशन इज बेस्ड ऑन मोरालिटी एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, क्योंकि इसका आधार नैतिकता और आवश्यकताओं पर लगाम लगाने पर आधारित है। यह बहुत बड़ी बात है जहां पे इन्होंने बताया हुआ है। आगे हम बढ़ते बच्चे, आगे क्या बताते हैं, फिर आगे क्या देखिए, थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि चैप्टर हमारा बड़ा है तो चैप्टर बड़ा होने के नाते क्या है कि थोड़ी सी समरी हमारी बड़ी होती है, बट वी विल ट्राई टू इन शॉर्ट वे कि हाउ टू लर्न इट। गांधी जी also points out that गांधी जी also point out करते हैं कि it criticizer put the charges against it India civilization and Indian civilization of ignorant and uncivilized people because they don't accept any change। कितनी बड़ी लाइन है, कैसे याद करेंगे। गांधी जी points out that, गांधी जी इंगित करते हैं, बताते हैं क्या, इट क्रिटिसाइजर्स, मतलब इट का मतलब भारत है यहाँ पे, क्या भारत के जो कौन है, भारत के जो क्रिटिसाइजर है, क्रिटिसाइजर समझते हो क्या होता है, जो आलोचक होते हैं भारत के, या मतलब सॉरी
इट क्रिटिसाइजर, इसके आलोचक, भारत नहीं, यहां पे इसके आलोचक ने यहां पे ये चार्ज का मतलब होता है आरोप लगाया है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है, ऑफ इग्नोरेंट एंड इनसिविलाइज्ड पीपल, कि जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है यह दब्बू लोगों का और असभ्य लोगों का है। मतलब दे डोंट एक्सेप्ट एनी चेंजेस, ये लोग किसी बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो तुमने फटी जींस लाई और तुमने कहा भारतवासी तुम पहन लो, तो स्टार्टिंग में भारतवासियों ने कभी फटी जींस नहीं पहनी, कभी लोगों ने सूट नहीं पहना, क्योंकि दे डोंट एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ थिंग्स। बताते हैं कि जो भारत है या भारत के लोग हैं, ये लोग दब्बू हैं, ये लोग असभ्य हैं, बर्बर हैं, ठीक है, स्टोलिड टाइप के लोग हैं। तो कहते हो हाँ भाई हम हैं, तभी तो आज हमारी सभ्यता बची हुई है, तब से तुमने तो अपनी सभ्यता कई बार बदल ली है ना। आगे देखते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, कहते हैं बट गांधी जी थिंक्स इट डिफरेंटली, लेकिन गांधी जी यहाँ पे बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। वो कहते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू हिम, गांधी जी के अनुसार, द मेन रीजन बिहाइंड दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज फ्लोरिशिंग इट्स इमोबिलिटी एंड इट्स हर ग्लोरी। गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं यही कारण है कि आज भारतीय सभ्यता, फ्लरिशिंग का मतलब होता है फल फूल रही है और ये टिकी हुई है। यही रीजन है कि भारतीय सभ्यता, अब देखो कितना प्यारा, ऐसे मेरे बहुत सारे बच्चे साथी होते हैं जो अंग्रेजी तो पढ़ लेते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं। भाई देखो ना, हिंदी के साथ इंग्लिश भी लगा दिए, अंग्रेजी लो हिंदी लो, अंग्रेजी लो हिंदी लो, कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि आपको ये चीजें मिल जा रही हैं और आपको चीजें याद रहेगी एक लॉन्ग टर्म तक, और एग्जाम में कभी आप ऐसी चीजों को भूलते भी नहीं हो, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, इफ वी चेंज द फाउंडेशन ऑफ आवर सिविलाइजेशन वी विल लॉस एंड मोरल फाइबर एंड कंडीशन वुड बिकम पीटिएबल। अगर अपनी हम सभ्यता के आधार को बदलेंगे, जैसे अभी हमारा घर है, अगर हम दूसरे के घर में कभी जाके सोते तो हमको नींद नहीं आती है, तो यहां पे यही कहना चाहते हैं कि अगर हम अपनी सभ्यता के आधार को बदलते हैं तो अपना हम चरित्र खो देंगे और हमारी दशा क्या हो जाएगी, दयनीय हो जाएगी। एक चीज, इफ यूजलेस इट्स कंपेयर्ड द मेरिट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विद वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अगर भारतीय सभ्यता की तुलना पश्चिम की सभ्यता से करेंगे तो वो भी बेकार होगा। क्या होगा, इट्स मतलब इट्स टोटली वेस्ट, बिकॉज क्योंकि बोथ सूटेड टू इट आउन रेस्पेक्टिव स्पीयर्स। मतलब क्या होता है कि जो दोनों है, दोनों सभ्यताएं हैं, दोनों सभ्यताएं अपनी अपनी जगह पे सूट करती हैं। वेस्टर्न की सभ्यता वेस्टर्न में सूट करती है, भारत की सभ्यता भारत में सूट करती है, क्योंकि दोनों का क्राइटेरिया, दोनों के क्या है, कल्चर्स अलग अलग है। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। जो पश्चिम की सभ्यता है ये अधिकतर इच्छाओं पर आधारित है, अनंत इच्छाओं पर आधारित है। भारतीय सभ्यता अध्यात्म पे आधारित है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप प्यारे साथियों आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा क्या था हमारा ये यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, हम कंक्लूजन एक लास्ट में दे देंगे आपको छोटा सा, कि क्या कहते हैं, क्या कि देयर इज नो डाउट दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द बेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की सभ्यता पूरे विश्व की सबसे अच्छी सभ्यता है। सो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडियन टू क्लीन द ओल्ड इंडियन इवन एज अ चाइल्ड क्लीन द मदर ब्रेस्ट। कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की सभ्यता दुनिया की सबसे महानतम सभ्यताओं में से एक है। बिल्कुल हर एक भारतीय को यह चाहिए कि वो हर एक सभ्यता को मतलब क्या है कि भारत के लोगों को ये चाहिए कि वह अपने छाती से लगाकर, अपने से एक मां अपने बच्चे को लगाकर रहती है, तो इसी प्रकार से हर एक भारतीय को चाहिए कि अपनी पुरानी धर्म और संस्कृति को अपने से लगाकर, अपने सीने से लगाकर रखें, कहीं ऐसा ना कि उसका पतन हो जाए, कहीं वो खो ना जाए, है ना। क्लियर है सारे बच्चों को, सॉर्टेड है यहां तक, सॉर्टेड है भाई, चलिए बहुत अच्छे, आगे देखते हैं। अब देखो अगला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, जिसका नाम है क्या, भारत इज माय होम। एंड यू नो व्हाट, कौन थे इसके राइटर हमारे, इसके राइटर कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी है। कौन है बच्चे, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। अब पता है ना थर्ड में मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे ये, सॉरी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, तो आपको पता होना चाहिए। इसके पहले क्या थे, बिहार के गवर्नर भी थे। फिलहाल आइए देखते हैं क्या है, क्या बताते हैं यहाँ पे समरी में। कहते हैं समरी में क्या है, कहते हैं भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखना, भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण से लिया गया एक सार, एक निचोड़ है। ही डिलीवर्ड दिस स्पीच इन 1967 जस्ट आफ्टर टेकिंग ऑथ एज अ थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहते हैं कि उन्होंने ये भाषण 1967 में, उन्होंने ये भाषण कब दिया था, मतलब जो भारत इज माई होम आप पढ़ रहे हो ना, ये एक भाषण का अंश है बेटा, ये डायरेक्ट लिखा नहीं है, ये भाषण था उसी में से निकाला गया है। तो कहते हैं कि ये भाषण उन्होंने तब दिया था, भारत इज माई होम कि भारत मेरा घर है, तब दिया था जब वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं 1967 में। मतलब 1967 में जब उन्होंने राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ लिया था, तो एट दैट टाइम क्या था, उन्होंने बेटा क्या किया था, इस भाषण को दिया हुआ था। क्लियर है यहां तक, चलिए आगे देखते हैं।
इन हिज स्पीच, अपनी स्पीच में ही प्लेसेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। अपने भाषण में उन्होंने खुद से संकल्प लिया था क्या, कि वो भारत की संस्कृति की समग्रता की पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। साथ ही क्या करेंगे, ही एड्रेसेस इंडिया एज द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। और बहुत बड़ी बात है, देखिए उन्होंने भारत को संबोधित करते हुए क्या कहा था, कि ये प्राचीन भारत है नए लोगों का। ये क्या है, ये प्राचीन लोग, सॉरी, ये प्राचीन लोगों का नया राज्य है, मतलब इसमें पुराने लोग हैं। भाई भारत आजाद हुआ था उस समय, तो कहती है नया भारत है, लेकिन इसमें पुराने लोग रह रहे हैं, है ना, हम लोग पुराने ही तो थे भाई। पहले एक अखंड भारत था, अलग हो जाता भारत पाकिस्तान का सीन, बांग्लादेश भी अलग हो जाता है। तो वही कहते हैं बाद में, कहते हालांकि बांग्लादेश तो बाद में अलग होता है, फिलहाल वो यही कहते हैं कि ये क्या है, ये प्राचीन लोगों का नया राज्य है। जैसे हम पुराने हैं, मान लो अभी हम यहाँ पे रह रहे हैं किराए पे, हमने एक नया घर बनवा लिया अपना, हम जब उस घर में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, यह नया घर है इन पुराने लोगों का। सेम वही चीज यहाँ पे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं। एंड प्लेजेस का मतलब क्या होता है, और प्लेजेस और कसम खाते हैं हिमसेल्फ, स्वयं से, कि द सर्विस ऑफ आवर ओल्ड कल्चर वैल्यूज एंड आइडियल्स। उन्होंने क्या किया, संकल्प लिया कि क्या करेंगे, और भारत के सभ्यताओं की और कल्चर्स की, वैल्यूज की, उसके मूल्यों की रक्षा करेंगे। He declares to work sincerely for the economic, social and moral development of the country। देखिए अब देश की बात हो रही थी, अब देश की देखो नीचे, फिर देश की बात कर रहे हैं क्या, वो डिक्लेयर, वो बताते हैं, वो डिक्लेयर करते हैं क्या, कि वह पूरे तनमन व तन्मयता के साथ क्या, इकोनॉमिक, सोशल, मोरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का मतलब होता है आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। वह कहते हैं कि दैट एजुकेशन इज द मेन इक्विपमेंट ऑफ नेशनल पर्पज, कि वह राष्ट्र के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा प्रारंभिक हथियार है। मतलब इसमें पूछा गया है व्हाट इज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनी कंट्री, हम बताते हैं एजुकेशन। तो यहां पे ये डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे यही बताते हैं कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो क्या है, वो नेशनल, मतलब राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए, राष्ट्र को अगर बढ़ाना हो आपको, तो आपको शिक्षा आपके पास होनी चाहिए। There should be no discrimination against anyone in the name of color and caste and religion। लास्ट में क्या कहते हैं, कि किसी भी व्यक्ति के अंदर कभी भी धर्म को लेकर, कलर को लेकर, आधार को लेकर, किसी भी आधार मतलब चीज को लेकर उसके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और क्या कहते हैं आगे, एंड लैंग्वेज, और भाषा के आधार पे, ठीक है। ही स्टेट, वह स्टेट करती, स्टेट का मतलब वो क्या, व्याख्यान देते हैं कि दैट भारत इज अ होम एंड इट्स सिटीजंस आर हिज फैमिली मेंबर्स। वो कहते हैं कि भारत उनका घर है और उसके नागरिक उसके परिवार के सदस्य हैं। He requested the people to contribute in the development of country। वह देश के लोगों के विकास में योगदान देने को कहते हैं। He also रिमेंबर्स, वो याद रखते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन ऑन हिज ओकेशन, कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने इस अवसर पे उन्होंने इसको याद किया। मतलब कहते का मतलब यह है कि ऐसे मौके पे जब वो शपथ ले रहे थे, तो उसमें डॉक्टर राधा कृष्णन के ही रिकमेंडेशन पे ये आए थे, तो वहां पे वो डॉक्टर राधा कृष्णन को भी याद करते हैं एंड प्रेजेस हिम, और उनकी प्रशंसा करते हैं फॉर ब्रिंगिंग मी अ लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, कि वो इस प्रेसिडेंसी में इतना ज्यादा समृद्धि, इतना ज्यादा विकास और इतनी अधिक शिक्षा को लेकर आते हैं, इसके लिए भी उनकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा दो आपके हो गए, पहला हो गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपका हो गया भारत इज माय होम। तो दो ऐसे चैप्टर थे जो कि आपको बहुत ज्यादा जानना जरूरी था। अगले चैप्टर की बात करेंगे जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, अ पिंच ऑफ स्नफ। क्या है, अ पिंच ऑफ स्नफ? कौन है? डॉक्टर कह रहा हूं, इसके राइटर कौन है बच्चे? मनोहर मालगोंकर है। कौन है बच्चे? मनोहर मालगोंकर है। आइए देखते हैं, समरी में देखते हैं। समरी में क्या कहते हैं, कहते हैं अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी। कहते हैं अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी, एक सेकंड, इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालगोंकर। कहते हैं कि अ पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखी एक लघु कथा है, जिससे किसने लिखा है? मनोहर मालगोंकर ने लिखा है। अब देखना यहां से कितनी प्यारी बात कहते हैं, इट इज एन एडवेंचरस स्टोरी। यह एक बहुत ही मजाकिया वाली स्टोरी है, जो फुल ऑफ कॉमिक, जो किससे भरी है? कहते हैं कि ये एक बहुत साहसिक कहानी है, जो पूरी तरीके से किससे, हंसी और मजाक से भरी हुई है। नानू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। क्या कहते हैं? नानू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। नानू काका इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। ही कैन मैनेज एनी वन एनीवेयर विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। वो कहते हैं वो किसी को भी अपने तरीके से, अपने बुद्धिमत्ता से लोगों को क्या कर सकते हैं बेटा? मैनेज कर लेते हैं, कहीं पे भी और कहीं पे भी।
नानू काका हैज टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर इन दिल्ली। नानू काका को दिल्ली में किससे मिलना था? कल्याणकारी मंत्री से मिलना था। ही कम्स टू हिज सिस्टर्स हाउस इन दिल्ली। कहते हैं कि वो अपनी बहन के घर, मतलब गांव से अपनी बहन के घर आते हैं और जाते हैं मंत्री से मिलने के लिए। ही गोज टू द मिनिस्टर टू सी हिम। वह मंत्री के घर उनसे मिलने के लिए जाते हैं। आगे क्या कहते हैं? वह मंत्री के पास उनसे मिलने के लिए जाते हैं, ठीक। बट टू हिज मिसफॉर्चून द मिनिस्टर डज नॉट सी हिम। कहते हैं उनके दुर्भाग्य से क्या होता है बच्चे? उनके दुर्भाग्य से क्या होता है बच्चे? उनके दुर्भाग्य से क्या होता है? मिनिस्टर उनसे नहीं मिलता है। एंड कॉल्स हिम आफ्टर 3 days। और लगभग उनको 3 दिन बाद क्या करते बच्चा? उनको फोन करके बुलाते हैं। नानू काका एनी हाउ कम्स टू नो दैट महाराजा ऑफ निन्नौर इज द क्लोज रिलेटिव टू द वेलफेयर मिनिस्टर। नानू काका को भी कैसे करके पता चल जाता है? क्या पता चल जाता है? नानू काका को ये पता चल जाता है कि जो महाराज, जो निन्नौरे के महाराजा हैं, वो क्या है? वो वेलफेयर मिनिस्टर के करीब है। समझना बच्चा? उसको ये पता चल जाता है कि जिससे वो मिलने के लिए आए थे कल्याणकारी मंत्री, उनको ये पता चल जाता है कि एक महाराजा है निन्नौरे के, वो बहुत करीब है। तो ये क्या करते हैं? निन्नौरे के महाराजा की पुरोहित बन के चले जाते हैं। कहते हैं हम उनके पंडित हैं राजा के। तो वही कहते हैं, बहुत खतरनाक आदमी थे। ही टेक्स अ पिंच ऑफ फिसलम एंड प्लेज अ ट्रिक। वो चुटकी भर, क्या नश्वार का मतलब होता है, खैनी लेते हैं, खाते, फिर उसके बाद वो अपना गेम का दिमाग है। सो नहीं, कुछ कुछ मजदूर देखे होंगे आप, तो जब तक गुटखा ना खा ले, सुरती ना खा ले, उनका काम ही नहीं बढ़ता। सेम उनके साथ भी वही था, ठीक है। और क्या होता है? ही टेल्स हिज सिस्टर सन टू हायर अ ग्रैंड कार एंड क्या प्रिटेंड्स टू बी हिज ड्राइवर। वो अपनी बहन के बेटे को एक आलीशान कार भाड़े पे लेने के लिए बोलते हैं और क्या कहते हैं? उनको खुद का ड्राइवर बनाते हैं। मतलब दिमाग देखो। कहते हैं बेटा तू एक कार लेके आ उधार, तू बैठ, तू मेरा ड्राइवर बन, मैं तुझको ले चलता हूं, देख कैसे आज मंत्री से मिल। तेरे बस की बात नहीं, आ सकता, तू क्या पढ़ा लिखा। देखो ही हिमसेल्फ आ गया यहाँ पे। ही हिमसेल्फ ड्रेस्ड, क्या कहते हैं? ही हिमसेल्फ ड्रेस्ड लाइक अ एस्ट्रोलॉजर। ध्यान से देखना बच्चा, क्या कहते हैं? कहते हैं यहाँ पे ही हिमसेल्फ ड्रेस्ड लाइक अ एस्ट्रोलॉजर एंड अगेन रीचेस द रेजिडेंस ऑफ द मिनिस्टर। क्या कहते हैं? वह खुद को एक ज्योतिष की तरह सजाते हैं और फिर मंत्री के आवास पर जाते हैं। इन द विजिटर्स बुक ही राइट his false address showing himself as the hereditary astrologer of महाराजा निन्नौरे। क्या कहते हैं? वह अपने आप को ज्योतिष से सजाते हैं, फिर क्या करते हैं? वह महाराजा निन्नौरे के घर जाते हैं और वहां पे गलत एड्रेस लिख के आते हैं, क्या कि मैं पुरोहित हूं, मैं पुरोहित हूं किसके? महाराजा निन्नौरे के घर का, मैं उनके घर का पुरोहित हूं। एज सुन एज द मिनिस्टर सी द एड्रेस एज बिकम्स ईगर टू सी द एस्ट्रोलॉजर एंड द गोज टू द रेजिडेंस ऑफ नानू काका। कि जैसे ही मंत्री ने उस एड्रेस बुक को देखा कि आज यहाँ पे एक ज्योतिष आए थे, जो कौन थे? महाराजा निन्नौरे के थे, वह तुरंत नानू काका के घर फौरन निकल चुकता है। जो मतलब निकल जाता गाड़ी लेके कि चलो यार, वो पुरोहित आए थे, तूने बताया क्यों नहीं? ठीक है, अपने पीए से बोलते हैं। इस प्रकार वी सी डेट, हम देखते हैं क्या? नानू काका सीज द मिनिस्टर इजली। इस तरीके से हम देखते हैं नानू काका मंत्री से क्या होते बच्चा? आसानी से क्या करते हैं? आसानी से उनसे मिल लेते हैं, ठीक है, मिल लेते हैं। फिर क्या? द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मनोहर मालगोंग का नैरेटिव हैज बिल्ट अप द रीडर्स एक्साइटमेंट अंटिल द लास्ट। इस प्रकार हम देख सकते हैं मनोहर मालगोंग ने क्या किया है? कहानी के अंत तक जो पाठक है उनका पूरा एंजॉयमेंट किया है और उनको क्या एकदम बांध के रखा है एक समय में कि वास्तव में इसके पल क्या होगा, अगले पल क्या होगा, अगले पल क्या होगा। तो उसी अगले पल की कहानी काफी ज्यादा रोचक रही है फिलहाल के लिए। आई होप कि आपको ये चीजें मजा आई होंगी बेटा, आपने बहुत एंजॉय किया होगा। ये 3 चैप्टर ऐसे थे हमारे जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगर मैं चौथे चैप्टर की गाइस बात करता हूं तो चौथा चैप्टर है हमारा आई हैव अ ड्रीम। यू नो व्हाट गाइस, की जो आई हैव अ ड्रीम है, ये किसने लिखा था? इसको लिखा था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। एंड यू नो व्हाट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनको हम बोलते हैं कि ये बहुत बड़े प्रवर्तक थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के। किसके बच्चे? तो ये किसके बड़े प्रवर्तक थे? मतलब प्रवर्तक का मतलब इसके ये विरोधी थे। किसके? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। किसके? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? नस्ली भेदभाव। एंड नस्ली भेदभाव का मतलब होता है ये काले और गोरे के लोगों को लेकर क्या थे? बहुत ज्यादा क्या विरोधी थे कि भाई काले गोरों जैसा एक सीन नहीं होना चाहिए, एक ऐसा कोई एरिया नहीं होना चाहिए, एक ऐसा कोई माहौल नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं ये। देखिए समरी में क्या है, कहते हैं यहाँ पे, देखो आई नहीं लिखा हुआ है, फिलहाल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। आई हैव अ ड्रीम इज द स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग। कहते हैं आई हैव अ ड्रीम जो स्पीच है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। ये भी देखो, ये भी एक स्पीच है, ये कहानी नहीं है। इन्होंने भी क्या किया था? वॉशिंगटन की डीसी की सीढ़ियों से खड़े होकर इन्होंने एक स्पीच दिया था, लोगों को चेतावनी, मतलब आगाह करने के लिए, भाई जागो, हम हमारा भी अस्तित्व है। तो वही स्पीच का पार्ट क्या बच्चे यहां से लिखा गया है, आइए हम देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। क्या कहते हैं दिखेंगे। कहते हैं यहाँ पे
कि आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा एक भाषण है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द ग्रेट निग्रो लीडर। कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे, एक महान नेता थे। इन दिस स्पीच, इस स्पीच में क्या, ही डिलिनेट्स द कंडीशन ऑफ पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन एंड टॉर्चर दैट द निग्रो सफर्ड इन द टाइम। कहते हैं कि इस भाषण में क्या कहते हैं, वह गरीबी, भेदभाव, यातना की स्थिति को चित्रित करते हैं और निग्रोस को अपने समय में जो भुगतान करना पड़ा उसके बारे में बताते हैं इस चैप्टर के में। एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं क्या, कि अमेरिकन यूज टू हेट निग्रोज, कि जो अमेरिकी वासी थे वो निग्रो से क्या करते थे, नफरत करते थे। ही रिमाइंड दैट अमेरिकन ऑफ द कमिटमेंट ऑफ लिंकन, मतलब वो याद दिलाते हैं कि अब्राहम लिंकन ने क्या था, अब्राहम लिंकन ने एक वर्ड बड़ा प्यारा सा है कि प्रोक्लेमिनेशन, क्या था, बड़ा प्यारा वर्ड है उसमें, निग्रो, अब्राहम लिंकन ने बोल दिया था कि आज के बाद से निग्रो आजाद है। लेकिन क्या ऐसा हुआ अमेरिका में? तो नहीं हुआ। तो ये वो यही याद दिलाते हैं अमेरिका के वासियों को कि अमेरिका के वासियों, तुम मुझे क्यों इतना प्रताड़ित करते हो, तुम गोरे हो हम काले, इसका मतलब थोड़ी ना हमें जीने का अधिकार नहीं है। कहते हैं कि लिंकन वॉज द एडवोकेटर, कहते जो लिंकन थे वो क्या थे, एडवोकेटर थे ऑफ द इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है क्या, समानता के, मतलब क्या कहते हैं, जो लिंकन थे ये समानता के अधिकार के पक्षधर थे। इन दिस स्पीच, इस स्पीच में मार्टिन लूथर किंग, जो मार्टिन लूथर किंग का मतलब होता है, मार्टिन लूथर tells the Negro to have patience and unyielding in the face of violence and क्या है, persecution। इस भाषण में मार्टिन लूथर किंग क्या करते हैं बच्चा, ये हिंसा और उत्पीड़न के मुकाबले धारे और अटल रहने के लिए कहा। मतलब क्या कहते हैं कि जब जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ एक भीड़ थी, एक हुजूम था, वो कहते हैं अरे लूथर साहब इतना क्यों यार, इन लोग को मारो तभी हमको आजादी मिलेगी। तो कहते नहीं, गलत। कहते हैं क्या, मार्टिन लूथर किंग अपनी स्पीच में क्या कहते हैं निग्रो से, टू हैव पेशेंस, कि पेशेंस रखो, एंड ये का मतलब होता है अटल रहो इन द फेस ऑफ वायलेंस एंड परसिक्यूशन। चाहे कितना भी हमारे साथ गलत हो जाए, चाहे वो कितना भी प्रताड़ित किए जाए, हमको अपने तरफ से एक भी डंडा नहीं उठाना है। ही टेल्स द निग्रोज नॉट टू स्टॉप अनलेस दे हैव गिवन सिटीजनशिप इन राइट। ही टेल्स, वह बताते हैं द निग्रोज को, नॉट टू स्टॉप, रुकना नहीं है जब तक कि वो हमको अमेरिका की नागरिकता नहीं दे, राइट्स का मतलब होता अधिकार नहीं मिल जाता है। और क्या कहते हैं, ऑब्जर्विंग द प्रेजेंस ऑफ सम अमेरिकंस इन द मीटिंग, ही सेज दैट इज अ सिंबॉलिक विक्ट्री ऑफ हिज फाइट। क्या कहते हैं, ऑब्जर्विंग द प्रेजेंस ऑफ मोर अमेरिकंस, कहते हैं कि कुछ अमेरिकियों के मौजूद रहने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया क्या, ही वह कहते हैं कि दिस इज अ सिंबॉलिक विक्ट्री ऑफ हिज फाइट, कहते हैं कि वह उनका क्या है, वह उनकी लड़ाई की प्रतीकात्मक जीत है। मतलब जब वो सीढ़ी पे खड़े थे, जब वो बोल रहे थे, कहते हैं उनकी लड़ाई की प्रतीकात्मक जीत है। लेकिन अंत में होता क्या, मार दिया जाता है इनको भी। ही बिलीव दैट, वह भरोसा करते हैं कि वन डे अमेरिका विल राइज अप, वह भरोसा करते हैं कि एक दिन अमेरिका उठेगा, एंड फॉलो द रिलीजन ऑफ इक्वलिटी, और वह क्या करेगा, वह समानता के अधिकार को फॉलो करेगा। ऐसा कौन कहता है, ऐसा सोचते हैं कौन, हमारे लूथर साहब, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिस स्पीच शोज द ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ऑफ द डॉक्टर किंग। वास्तव में अगर आप किसी चीज की, अगर आप उम्मीद को लेकर बैठे हो तो गलत होता है। क्या कहते हैं कि दिस स्पीच सोच, यह स्पीच दिखाता है क्या, दिखाता है कि द ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ऑफ द डॉक्टर किंग। यह भाषण क्या, यह भाषण डॉक्टर किंग के आशावादी दृष्टिकोण को दिखाता है। दिस स्पीच गिव्स स्ट्रेंथ नॉट ओनली टू द निग्रोज बट टू ऑल पीपल टू द वर्ल्ड ऑफ हु सफर्ड फ्रॉम द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यह भाषण न केवल निग्रो को बल्कि नस्ली भेदभाव से पीड़ित दुनिया के सभी लोगों को ताकत देता है कि हाँ, वास्तव में एक ऐसे इंसान का जन्म होता है जो लड़ उठता है हमारे अधिकारों के लिए, जो आगे आता है हमारे अधिकारों के लिए, जो अपनी जान की परवाह नहीं करता हमारे अधिकारों के लिए। क्यों? क्योंकि वो जानता है अगर आज मेरी मृत्यु भी होती है, अगर आज मैं शहीद भी होता हूं, तो आगे आने वाली पीढ़ियां इसी चीज में आराम करेंगी। तो प्यारे साथियों, चाहे गांधी जी रहे हो, चाहे मार्टिन लूथर किंग जूनियर रहे हो, चाहे अन्यथा अगर देखिए कोई भी रहा हो, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी एक प्रतीकात्मक जीत दिलाई है हम जैसे लोगों को। वास्तव में आज हम भले इतने आजाद हम फिर रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे लोगों का संघर्ष रहा है। उन्होंने अपने, कहते नहीं कि नीच चैन को त्यागो तुम जब तक सफल नहीं हो, जैसे क्या है ना कि जब तक तुम बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सेम ऐसे लोग थे हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में। आगे हम देखते हैं, 5वां चैप्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे, और जिसको लिखा बी आर रसेल ने, या बी रसेल हम बोल सकते हैं इसको, बी आर रसेल नहीं, बर्ट्रैंड रसेल हम बोल सकते हैं। बर्ट्रैंड रसेल ने बेटा इस चैप्टर को लिखा है और फिलहाल इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं।
देखिए समरी क्या है, कहते हैं कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज एन एसे रिटन बाय अ ब्रिटिश फिलोसोफर एंड देखियो बहुत प्यारी लाइन है यहाँ पे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है क्या, ब्रिटिश फिलोसोफर, ध्यान से देखना क्या थे, ब्रिटिश फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन बर्ट्रैंड रसेल क्या कहते हैं कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड क्या था, या एक ब्रिटिश दार्शनिक और गणितज्ञ बर्ट्रैंड रसेल द्वारा लिखा गया है। कहते हैं कि इन दिस एसे, इस ऐसे में क्या, ही हैज डिपिक्टेड द आइडियाज विच हेल्प मैनकाइंड इन बिकमिंग सिविलाइजेशन एंड सुपीरियर टू एनिमल क्या कहते हैं कि इस निबंध में उन्होंने उन विचारों को चिन्हित किया है जहां पे मानव जाति को सभ्य और जानवरों को बेहतर बनाने में मदद करती है। कहते कि क्या, कहते कि मैन हैज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज विच सेपरेट द ह्यूमन ब्रिंग फ्रॉम एनिमल्स। कहते जो मानव होता है, मानव के पास बौद्धिक क्षमता होती है जो उसे क्या करती है, डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स, जो उसे जानवरों से अलग करती है। कहते कि हमारे देश में सम इन्वेंशंस और मैनकाइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अ सिविलाइज्ड। कहते कि मानव जाति के कुछ आविष्कारों ने इंसान को सभ्य होने में मदद किया। फॉर एग्जांपल के तौर पे द इन्वेंशन ऑफ द फायर, क्या, द इन्वेंशन ऑफ द फायर इज सपोज टू बी अ माइलस्टोन इज अ मार्च ऑफ सिविलाइजेशन। कहते आग की खोज ने, ध्यान से देखना बच्चा, क्या है, क्या कहते हैं, कहते हैं कि आग की खोज ने क्या कर दिया, मार्च ऑफ सिविलाइजेशन। कहते हैं कि वास्तव में आग की खोज ने क्या किया, सभ्यता के सफर में एक मील का पत्थर स्थापित कर दिया। भाई आग की खोज होने से बहुत बड़ा फायदा हुआ है। मैन बिगेन टू कीप एनिमल विद देमसेल्फ। मनुष्य ने क्या किया, पालतू जानवरों को अपने साथ रखना शुरू कर दिया, सबसे बड़ी बात। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, द डोमेस्टिकेशन ऑफ सच एनिमल्स हेल्प्स मैन इन मेनी वेज। ऐसे जानवरों के पालतू बनने से, पालतूईकरण से क्या हुआ, इंसानों को बड़ा फायदा होने लगा। तो ये आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ऐसे भी चैप्टर का सार समझिएगा, ऐसे विचार जिसने मानव की बहुत मदद की। फिर समझिएगा, ऐसे विचार जिन्होंने मानव की क्या की, बहुत ज्यादा मदद की। तो ये यही वो विचार थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला चैप्टर देखिए, द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट किसका है, इसको लिखा हमारे किसने, इसको लिखा सीगा नोया ने। सीगा नोया का मतलब समझते हो, देखो भाई ये चैप्टर आगे के जो 6 है ना बेटा, इनसे क्वेश्चन आंसर भी बहुत पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव भी निकाल कर पूछते हैं, सब्जेक्टिव भी निकाल कर पूछते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी आपको कभी भी हाइपर होने की आवश्यकता नहीं कि अरे सर अब ऐसे कैसे होगा, सर ऐसे कैसे कर लूंगा मैं, अब तो सर आपने बहुत तकलीफ दे दी हमको। आओ देखो समरी, कहते हैं यहाँ पे, रुको, समरी में, द आर्टिस्ट इज आल्सो स्टोरी कंपोज्ड बाय जापानीज राइटर सीगा नोया। बहुत प्यार देना, हिंदी इंग्लिश लगाओ बेटा, एक लाइन हिंदी पढ़ो, एक लाइन अंग्रेजी, एक लाइन इंग्लिश पढ़ो, एक लाइन हिंदी पढ़ो, ऐसे तुमको याद रहेगा, कहानी का सार पता रहेगा। हालांकि एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में उस तरीके से लिखना है जैसे कि चीज थोड़ी सी आपकी बेहतर है। कैसे लिखेंगे, द आर्टिस्ट जापानी लेखक सीगा नोया द्वारा रचित एक लघु कथा है। दिस स्टोरी एक्सप्रेसेस द ट्रेडिशनल लुक ऑफ टीचर्स एंड गार्जियंस टूवर्ड्स द स्टूडेंट। मतलब क्या है कि इस स्टोरी में राइटर ने यह शो किया है कि वास्तव में एक टीचर और एक माँ बाप को, एक अध्यापक को अपने बच्चों को लेकर या आने वाली जनरेशन को लेकर कैसा बिहेव करना चाहिए। हमेशा माँ बाप को अपने बच्चे की इज्जत करनी चाहिए। द टीचर एंड द गार्जियन थिंक दैट स्पेंडिंग टाइम ऑन थिंग अदर स्टडीज इज ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम। जो हमारे यहाँ की शिक्षक है, ध्यान से देखना, जो हमारे यहाँ की शिक्षक है, जो माँ बाप है, वो ये सोचते हैं अगर हम पढ़ाई को छोड़कर अगर हम और किसी चीज पर अगर हम अपना समय देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है। सोचिए, इन दिस स्टोरी, कहते हैं कि इस स्टोरी में क्या है, सेबी इज अ 12 ईयर्स ओल्ड बॉय। सेबी एक 12 साल का लड़का है। क्या है, सेबी एक 12 साल का लड़का है जो कि अभी स्कूल जाना उसने शुरू किया है। तो आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे ये बताया गया पहले में कि इसको लिखा किसने है, आज का फिनोमिना क्या है, आज का क्राइटेरिया क्या माँ बाप को लेकर, तीसरा क्या है कि एक लड़का जो सेबी है वो कैसा है। फिर क्या कहते हैं, ही इज कीनली इंटरेस्टेड इन गॉड्स। कहते हैं कीनली का मतलब होता है वो बहुत ज्यादा उत्सुक है, किसको, किस चीज को लेकर, वह लौकी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। क्या कहते हैं, ही ट्राइड टू इन्वॉल्व हिम इन पॉलिसिंग गॉड्स व्हेनेवर ही गॉट टाइम। क्या कहते हैं, कहते हैं जब कभी भी, क्या है, कहते हैं कि जब कभी भी उसे टाइम मिलता है तो वह क्या करता है, वह अपना पूरा समय एक किसमें, एक कद्दू को क्या करता, एक लौकी को क्या करने में, बच्चा एक लौकी को पॉलिश करने में उसका पूरा का पूरा समय मतलब चला जाता है। फिर क्या कहते हैं, हिज फादर डिड नॉट लाइक इट। और यही चीज उसके माँ बाप को पसंद नहीं आती कि ये लौकी क्यों पॉलिश करता है। लौकी लाता था, अंदर पूरा खोद खाद के निकाल देता था। उसके पिता को ये सब चीजें पसंद नहीं आती थी। ही टोल्ड सेबी, व्हाट सेबी को बोलते हैं, नॉट टू सिंग
ननी वाला बैलेट्स, वह सेबी को नाना बुशिस बैलेट्स गाने को कहते थे, बट सेबी ट्राई टू कंटिन्यू हिज हॉबी इन स्पाइट। हालांकि लाइन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, हम यहां पे बोल सकते हैं, ठीक है, हम यहां पे ये बोल सकते हैं, बट सेबी ट्राइड टू कंटिन्यू हिज हॉबी इन स्पाइट ऑफ हिज फादर्स ओपन डिसलाइक्स। लेकिन सेबी अपने पिता के मतलब उनकी नापसंदगी को इनकार करके अपने काम में व्यस्त रहता था। ठीक है, वेन ही गॉट टाइम, देखना वेन ही गॉट टाइम, जब सेबी को समय मिलता था तो क्या कहता था बेटा, ही वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट जाता था एंड कलेक्ट्स गॉड्स ऑफ डिफरेंट साइज, वो अलग अलग प्रकार की बेटा लौकियां खरीद के लाता था। ठीक है, क्या कहते हैं, वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही बॉट, ध्यान से देखना बच्चे यहाँ पे क्या कहते हैं, एक दिन क्या होता है सेबी को, एक दिन सेबी क्या हुआ, एक 5 इंच की लौकी एक बूढ़ी औरत से खरीद के लाता है। देखना 5 इंच की लौकी है, 10 रुपए की है, मतलब 10 येन की है, जापान में येन चलता है। तो कहते कि एक दिन क्या हुआ, एक दिन सेबी ने एक 5 इंच की लौकी एक बूढ़ी औरत से खरीद के लाया, वो भी 10 येन में, और दिस पार्टिकुलर गॉड्स अपील्ड हिम वेरी मच, और इस पार्टिकुलर साइज के, इस पार्टिकुलर आकार ने क्या किया, सेबी को अंदर से बहुत ही ज्यादा क्या किया बच्चे, आकर्षित किया। होता क्या है, होता क्या बच्चे, ही टुक इट टू द स्कूल, ही टुक टू इनटू द स्कूल, वैसे स्कूल ले गया, एंड मतलब इतना ज्यादा दीवानापन था, एंड बिगेन टू पॉलिश टू अंडर हिज डेस्क, मतलब जब वो लौकी को लेकर जाता है तो क्या करता है बच्चा, उसको एक डेस्क के नीचे रख के उसको पॉलिश करना शुरू कर, मतलब इतनी ज्यादा दीवानगी, जैसे किसी को पढ़ाई की दीवानगी होती है, किसी को ऐसी चीजों की दीवानगी होती है, तो फिलहाल सेवी को ऐसी दीवानगी थी, वो क्या करता है, उसको उसको अपने बेंच के नीचे ले जाके उसको पॉलिश करता है, और पॉलिश करते 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 क्या होता है, एक टीचर की मतलब टीचर कॉट हिम, टीचर ने उसे पकड़ लिया, और जब टीचर ने बच्चा उसे पकड़ लिया ना, उसके बाद क्या होता है, वो शॉक्ड होता है, यार अब क्या करूंगा, तो हमको टीचर ने पकड़ लिया है। ठीक है, बस वहीं से ये पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है, एंड टीचर बिकम एंग्री, टीचर क्या हुआ, सेवी से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, एंड नेग्लेक्टिंग हिज हिस्ट्री एंड प्लेइंग विद गॉड्स। क्यों, क्योंकि वह क्या कर रहा था, वह लौकी को पॉलिश कर रहा था, वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, इस वजह से टीचर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिलहाल के लिए ठीक है, आगे क्या कहते हैं, द टीचर टुक द गॉड विथ हिम एंड फॉलोइंग सेवी टू हिज होम। क्या कहते हैं बच्चे, कहते हैं शिक्षक ने सेवी को क्या किया, लौकी के यहाँ पे कद्दू लिखा बट लौकी होगा, लौकी को छीन कर अपने पास रख लिया, एंड क्या किया, और सेवी को क्या कर दिया, घर भेज दिया, जाओ बेटा तुम निकलो घर, आता हूं तुम्हारे घर में। द फादर एंड मदर ऑफ सेबी स्कोल्डेड हिम, सेबी के माँ बाप ने उसे बहुत डांटा, एंड ब्रोक ऑल द गॉड्स, उसकी सारी लौकियों को तोड़ दिया। ठीक है, दे टोल्ड सेबी नॉट टू डू अगेन, और उन्होंने सेबी को ये बोला कि आज के बाद अगर तुमने ऐसी हरकतें की तुम पिट जाओगे, आगे से इन चीजों का तुम क्या करना बच्चे, ध्यान रखना। इस प्रकार हम देख सकते हैं क्या, द टीचर एंड द पेरेंट्स डिड नॉट केयर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, इस टीचर ने और उन बच्चों ने क्या किया, मतलब उस टीचर और उस अध्यापक ने क्या किया, एक बच्चे के महत्वाकांक्षाओं को ध्यान न रखते हुए उसकी सारी उम्मीदों को बच्चा क्या कर दिया, उसकी सारी उम्मीदों को क्या कर दिया बच्चे, खत्म कर दिया, क्या कर दिया, खत्म कर दिया। होता क्या है, दिस इज एन इनजस्टिस टू चिल्ड्रन, और यह क्या है, एक बच्चों पे एक अत्याचार है, क्या है, अत्याचार है। तो प्यारे बच्चों आप ये देखो, आप मेरे को जरा कमेंट करना इसमें, इस चीज को लेकर देखो, चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6। अब ये ऐसे हमारे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ मतलब यू शुड नो एट ऑल, कम से कम एक्चुअली बताए ये चीज़ें आपको तो पता होनी चाहिए एटलीस्ट कि हाँ ऐसी भी चीज़ें हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। तो मतलब अगर मैं स्टार्टिंग ये 6 चैप्टर ऐसे होते हैं हमारे लिए बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोज के हमारे चैप्टर हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे चाइल्ड इज बॉन्ड की, किसकी बात करेंगे, आ चाइल्ड इज बॉन्ड की, ध्यान पे देखेंगे सारे बच्चे। कहते हैं कि समरी में अ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक सेक्स एंड डेस्टिनी। कहते हैं कि ये जो चाइल्ड इज बॉर्न है या लिया गया है सेक्स एंड डेस्टिनी से, कहता है ह्यूमन द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। कहते हैं द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी किताब से ली गई है। दिस बुक हैज बीन रिटन बाय अ फेमस फेमिनिस्ट, देखना फेमस फेमिनिस्ट है मतलब महिला है, कौन है, राइटर ऑफ क्वेश्चन पूछ लेता है, हु वाज द राइटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है, पोइटस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जर्मनी ग्रीर, क्या जर्मनी ग्रीयर हम बोलते हैं, कहीं पे ग्रीयर लिखा हुआ है, कहीं ग्रीयर बोलते हैं, ठीक है, बट कोई नहीं। कहते हैं एक प्रसिद्ध नारीवाद, फेमिनिस्ट का मतलब तो नारीवाद लिखेगा, जर्मनी ग्रीयर द्वारा लिखा गया है। इस एसे में सी हैज थ्रूली एग्जामिन्ड द कल्चर ऑफ peculiarities of ईस्ट एंड वेस्ट रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इस निबंध में उन्होंने जन्म और माता पिता के संबंधों के बारे में, पूर्व और पश्चिम की सांस्कृतिक विशिष्टताओं के बारे में क्या किया बच्चे, पूरी तरीके से क्या किया, पूरी तरीके से उसका अवलोकन किया हुआ है। आगे क्या होता है, एन एक्सपेक्टिंग वुमेन हैज टू गो हर मदर्स हाउस टू गेट डिलीवर्ड ऑफ द हर चाइल्ड। कहते हैं जो एक महिला होती है, जो मतलब प्रेग्नेंट होती है, वो क्या करती है, वो अपने बच्चों को जन्म देने के लिए कहा जाती है अपनी माँ के घर में जाती है, क्योंकि उसको थोड़ी सी वहां पे ज्यादा वारिता मिलती है। सी हैज टू स्टे देयर फॉर एट लीस्ट 3 months, कि उसे कम से कम वहां पे 3 महीने रहना पड़ता है। जब उसे बच्चा होने वाला है तो कहाँ जाती है, वो अपने माँ के घर जाती है। क्यों जाती है, ताकि उसको कम से कम वहां पे एक पूरा एक नरिशमेंट, एक पूरी तरीके से क्या मिल सके बच्चे, एक नरिशमेंट तो मिले, साथ ही साथ क्या हो, उसको एक पूरी तरीके से क्या मिल सके, उसको एक पूरी तरीके से पूरा केयर मिल सके, उसको एक पूरा अटेंशन मिल सके, लोग उसका ध्यान दें। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। कहते क्या, व्हेन द चाइल्ड इज 7 years old, जब एक बच्चा क्या होता है, बच्चा 7 दिन का होता है, तो अ न्यू ड्रेस हैज बॉट फॉर द चिल्ड्रन एंड द मदर। कहते तब दोनों के लिए क्या, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उनके लिए, माँ के लिए, उनके बच्चे के लिए एक एक कपड़ा लिया जाता है, लाया जाता है। दिस प्रैक्टिस क्या प्रैक्टिस है ना, दिस प्रैक्टिस इंक्रीज द सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ एन पेंटेड मदर एंड रिमूव्स ऑल द वरीज एसोसिएटेड विद द चाइल्ड बर्थ। कहते हैं कि यही सब चीजें क्या होती हैं, एक माँ के, गर्भवती माँ के अंदर सुरक्षा की भावना को महसूस कराता है, और उसके अंदर से वे समस्त प्रकार के डर दूर कर दिए जाते हैं, जिसे वो अपने पूर्वार्ध में देख चुकी होती है। अब देखते हैं ना, गांव में ऐसा केस हो गया तो वो सब उसके मन में डर बसा होता है। क्या कहते हैं आगे, कहते हैं क्या, दिस वेज आर कलेक्टिवली एंड कल्चरल एक्सेप्टेड वंस। कहते हैं ये तरीके क्या है बच्चे, ये तरीके सामूहिक और सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत है। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मॉडर्न मेथड्स हैव रिड्यूस्ड द मोरालिटी ऑफ मदर्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, बट दे हैव डिप्राइव्ड हिम टू द इंपॉर्टेंस एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड। कितने सरल शब्दों में लिखा गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आधुनिक तरीकों ने बाल जन्म के दौरान माताओं की मृत्यु दर कम कर दी है। मतलब आज तो ऑपरेशन होता है, पहले तो नॉर्मल डिलीवरी होती थी, आज के टाइम पे क्या है, तुरंत चीड़ा लगा, तुरंत फाड़ दिए, तुरंत बच्चा पैदा हो गया। अब तो ये सीन आप देखोगे आजकल के केस में बहुत ऐसे, पहले तो बहुत सारे केस होते थे, ठीक है। दिस होल प्रोसेस हैज बिकम मैकेनिकल, और यही पूरी प्रक्रिया क्या बच्चा आज यांत्रिक बन गई, पूरी तरीके से क्या है, इस पूरी प्रक्रिया को यांत्रिक बना दिया गया है। आगे देखते हैं, ठीक है। चाइल्ड बर्थ नो लॉन्गर रिमेन्स अ फैमिली अफेयर एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ नेबरहुड सेलिब्रेशन। बाल जन्म अब एक पारिवारिक संबंध और एक पड़ोस उत्सव का उद्देश्य बना हुआ नहीं है, ठीक है। आप ये सीरियस केस है बॉस। आइए आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है हमारा, हाउ फ्री इज द प्रेस। हमारा प्रेस कैसे फ्री है, आइए लेट्स सी, इस पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या चीजें इसमें निकल कर आती हैं। समरी में क्या कहते हैं, समरी में कहते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस इज एन एसे रिटन बाय डोरथी एल सीयर्स। कहते हैं प्रेस किस हद तक स्वतंत्र है, या डोरथी एल सीयर्स के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। फ्री प्रेस इज अ वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। जो प्रेस होता है वास्तव में क्या करता है, ये लोकतंत्र की रखवाला होता है, लोकतंत्र की रक्षा करने वाला होता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस एसे हैव टू नो द मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। सही बात है, इस निबंध को समझने के लिए हमें प्रेस की स्वतंत्रता के अर्थ को जानना होगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस मींस फ्री फ्रॉम इंटरफेस ऑफ सेंसरशिप ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ सरकार के हस्तक्षेप या सेंसरशिप से मुक्त होना है। मतलब अगर प्रेस की आप स्वतंत्रता चाहते हैं तो उसमें सरकार का कोई रोल नहीं। जैसे भारत के अंदर क्या होता है, जिसकी सरकार होती है उसका न्यूज दिखाया जाता है, बहुत फैक्ट बात है। जिसकी सरकार उसकी न्यूज, जिसकी सरकार नहीं उसका न्यूज नहीं, ठीक है। तो वही होता है, दे ट्रूली, वास्तव में इस पार क्या स्पीकिंग द प्रेस इज नॉट अ फ्री एज शुड बी। वास्तव में अगर सत्य बोला जाए तो जिस प्रकार से प्रेस को स्वतंत्र होना चाहिए उस तरीके से वो स्वतंत्र नहीं है। क्या होता है, एक्चुअली प्रेस इज कंट्रोल बाय 2 चीफ फैक्टर्स। देखो दो चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो प्रेस होता है उसको 2 चीफ फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर है एडवर्टाइजर, दूसरा क्या, ऑनर ऑफ द प्रेस। दरअसल प्रेस 2 कारकों, विज्ञापनदाताओं, प्रेस के मालिकों द्वारा नियंत्रित होता है। नो न्यूज़पेपर डेयर्स टू गो अगेंस्ट देम। कोई भी समाचार पत्र क्या होता है, कभी भी किसी सरकार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। तो जानता अगर हम इनके खिलाफ जाएंगे हमारा प्रेस बंद करवा दिया जाएगा। भाई आजकल तो ये सबसे बड़ी समस्या ही है। समटाइम्स, कभी कभी अ प्रेस डज नॉट एक्सप्रेस द पब्लिक ओपिनियन बट ट्राइज टू मैन्युफैक्चर इट। कभी कभी क्या करता है, प्रेस जनता की राय को व्यक्त नहीं करता है बल्कि इसे बनाने की कोशिश करता है।
समटाइम्स इट मिसप्रेजेंट्स द फैक्ट, कभी कभी यह तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत भी करता है। वास भाई प्रेस तो प्रेस होती है। आगे क्या होता है, टू माई माइंड प्रेस शुड बी कंप्लीटली फ्री इन द नॉर्मल टाइम्स बट देयर शुड बी सेंसरशिप ड्यूरिंग द इमरजेंसी एंड द वॉर पीरियड। मेरे समझ से प्रेस को सामान्य दिनों में पूरी तरीके से, मतलब जैसे अगर नॉर्मल डे चल रहा है आप प्रेस को मुक्त कर दो, लेकिन अगर आपातकाल युद्ध का समय है तो उसमें प्रेस को क्या कर दो, उस पर थोड़ा सा आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दो। द ऑथर क्लियरली पॉइंट्स आउट, ऑथर ने पूरी तरीके से क्या किया है, क्लियर किया है क्या कि although government tries to be curtail the freedom of the press but other factors if it in the multiple ways। लेखक स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हालांकि सरकार प्रेस की आजादी को कम नहीं करती लेकिन अन्य कारक इसे कई तरीकों से प्रभावित करते। आई होप यू शुड बी क्लियर गाइस। ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे करें हम एक बात यहाँ पे ये करें, अगर हम ये चैप्टर नंबर 9 द अर्थ हमारा, अगर एक बात हम यहाँ पे ये करें तो आप देख सकते हैं कि मतलब कितना इजी हो गया ना। पहले केवल इंग्लिश समरी में आती थी, आज हिंदी और अंग्रेजी दोनों समरी मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, आप चीज़ों को बहुत आराम से याद कर सकते हैं। मतलब ये आपके ऊपर से हेडक हट गया कि मुझे समरी ढूंढनी है, भाई समरी आई है, जब मन में आओ क्लिक करो देखो, क्लिक करो देखो, है ना, कितनी प्यारी चीज है। आइए देखते हैं यहाँ पे एच बेट्स की एक बहुत ही प्यारी कहानी, द अर्थ बिंजी वाला। समरी क्या है यहाँ पे, कहते क्या समरी में, कहते द अर्थ इज अ रिमार्केबल टेल ऑफ एच बेट्स। क्या कहते हैं, कहते जो द अर्थ है, द अर्थ एक क्या, एक प्रतिष्ठित कहानी है। किसकी 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 किसकी, एच बेट्स की। द स्टोरी फोकस द, क्या है, द स्टोरी फोकस द ट्रेजेडी ऑफ दोज पेरेंट्स हु हैव टू मच ट्रस्ट इन दियर चिल्ड्रन। क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो द अर्थ कहानी है या क्या है, उन माता पिता की त्रासदी पर केंद्रित है जिन्होंने बच्चों पर बहुत अधिक भरोसा, मतलब ऐसे माँ बाप जिन्हें अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है या उनके ऊपर आधारित क्या है बच्चे, एक कहानी है। और इट इज नेसेसरी टू से डैट, इट इज नेसेसरी टू से डैट, यह कहना अत्यधिक जरूरी है क्या, कि डैड कि समटाइम्स सिंप्लिसिटी इज अ वेरी डिसेप्टिव, कभी कभी जो हमारी सिंप्लिसिटी होती है ना, हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, धोखा देने वाली होती है। द स्टोरी राइटर एडवाइज अस टू डू आवर वर्क आवरसेल्व्स एंड नॉट टू लीव इट ऑन द गॉड बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। स्टोरी के जो राइटर ऐसी बेट्स हमें यह बताने की, हमको सलाह देते हैं, हमें बताने की कोशिश करते हैं कभी भी किसी काम को किसी पर टालना नहीं चाहिए, स्वयं का काम खुद करना चाहिए, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करते हैं। ठीक है बच्चे, तो इस चीज को आप याद रखना। आगे क्या, इन द स्टोरी जॉनसन वाज अ टीनेज फार्मर। जॉनसन एक गरीब, एक किराएदार किसान था। ही हैड सम लैंड एंड द सिंपल माइंडेड सन बेंजी, उनका एक बेटा था जिसका नाम बेंजी था। एंड ही वाज वरीड अबाउट हिम, वो उसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित थे। ऑन द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर की सलाह पर ही गॉट हिम सम हेंस टू कीप एंगेज इन द वर्क, कि क्या करते, डॉक्टर की सलाह पर वो उसे कुछ मुर्गियों में इंगेज कर देते अपने बेटे को। मतलब जॉनसन बहुत थोड़ा कमजोर था ना, मंद बुद्धि था, तो डॉक्टर कहते उसको मुर्गी दे दो, तो मुर्गी दे दिए। बेंजी began his business and gradually he learned all the tricks of the trade। बेंजी ने जब अपना व्यवसाय शुरू किया ना, देखने में लगता था भोला बाला, ईचान सरोसन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा था उसके, ठीक है, ब्लू आइज थी उसकी आंखें, और हिप्नोटाइज सबको कर दिया, मतलब ब्लू आइज थी, सबको उसने हिप्नोटाइज कर दिया। तो वही सीन था भाई, सब चकित रह गए। जब उसने बिजनेस शुरू किया तो फिर ऐसा शुरू किया कि फिर ब्याह डाइट कर लिया। कहते ही बिगैन टू अर्न मनी इन सेलिंग एग्स, उसने क्या किया बेटा, उसने अंडे को बेच बेचकर पैसे का, उसने अंडे को बेच बेचकर बच्चा क्या किया, पैसे कमाना शुरू किया। ही डिपॉजिट अ लॉट ऑफ मनी इन द बैंक ऑफ अकाउंट दैट इज फादर हैड ओपन इन दिस नेम, उसने अपने अकाउंट में बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए जो उसके बाप बाप ने खोला था उसके लिए। ही परचेज द लैंड दैट बिलोंग टू सेंडर्स, उसने उस जमीन को भी खरीद लिया जो कि उसने सैंडर्स से खरीदा, जो उसने सैंडर्स ने जिस भूमि को उनके माँ बाप से खरीदा था, उस बेंजी ने उस जमीन को भी खरीद लिया। व्हेन ही वाज अबाउट 40, जब वो 40 का था, ही मैरिड फ्लोरेंस, उसने फ्लोरेंस से शादी कर ली अगेंस्ट द विशेस टू हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप के खिलाफ। फ्लोरेंस डिड नॉट लाइक बेंजी, फ्लोरेंस डिड नॉट लाइक बेंजीज पेरेंट्स, फ्लोरेंस बेंजी के माँ बाप को पसंद नहीं करती थी। सो ही स्टार्टेड पॉइजनिंग हिज ईयर्स, इसलिए फ्लोरेंस ने क्या किया, कानों में जहर घोल दी, तुम्हारे माँ बाप अच्छे नहीं है, और उसने क्या कर लिया, भरोसा कर लिया अपने माँ बाप को, उठा के क्या कर दिया, बाहर कर दिया, कहते बुढ़ाओ चलो बाहर चलो। दस इस प्रकार से वी सी डैट, हम देखते हैं क्या, कि टू मच ट्रस्ट ऑन हिज सन, बहुत ज्यादा भरोसा अपने बेटे पर करना, द रूट कॉज ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ जॉनसन, जॉनसन के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी का क्या बन गया बच्चे, मूल कारण बन गया। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ये मतलब कितना प्यारा ये समरी था, 9वां चैप्टर था हमारा एचीबेट्स का। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वे। अगला हमारा है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। आइए देखते हैं। तो यहां पे है समरी में,
कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइज में इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर राइज इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सेवरल वर्ड्स रिटन बाई पॉल एसबर्ग। कहते हैं इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर राइज पॉल एसबर्ग द्वारा लिखित एक माई सेवरल वर्ड का हिस्सा। मतलब इन्होंने एक बुक लिखी थी माई सेवरल वर्ड। माई सेवरल वर्ड का मतलब होता है मेरे कई सारे वर्ड, मतलब उन्होंने बहुत जगह घूमा था, तो उसी में से एक कहानी भारत की है। पॉल एसबर्ग वाज एन अमेरिकन बाय बर्थ एंड बट एजुकेटेड इन चाइना। भैया जन्म से अमेरिकन थे लेकिन शिक्षा दीक्षा चाइना में हुई थी। क्या कहते हैं, कहते हैं इंडिया हैज बीन द पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पॉल एसबर्ग। कहते हैं भारत पॉल एसबर्ग के जीवन की एक पृष्ठभूमि का हिस्सा रहा है। सी हर द स्टोरीज ऑफ इंडिया एंड इंडियन फार्मर हर फैमिली इंडियन डॉक्टर एंड हिज वाइफ। कहते हैं कि उन्होंने अपने घर में ही भारत और भारतीयों की कहानियों को अपने परिवार के भारतीय डॉक्टर और उनकी पत्नी से सुना था कि वास्तव में भारत एक ऐसा देश है जहां पे विभिन्न विभिन्न मतलब कोस कोस पे बदले पानी, कोस कोस पे बदले पानी वाला सीन था यहाँ पे कि हमारे तो कोस कोस पे पानी वाड़ी बदल जाती है। तो वही कहते हैं कि मतलब जो उन्होंने सोचा भारत को लेकर, जैसे हम अमेरिका के बारे में बहुत सुने यार, अमेरिका में ऐसा, अमेरिका में ऐसा, हमारे एक मन होता है चलो अमेरिका को देख लेते हैं। तो सेम इनके साथ भी यही था कि यार वास्तव में अमेरिका क्या ऐसा देश है, एग्जिस्ट का इंडिया एक ऐसा देश है, क्या वो एग्जिस्ट करता है? अगर करता है तो आई थिंक वी शुड गो राइट नाउ, अबे हम ही निकलना चाहिए और देखना चाहिए कि भारत में है क्या। तो यहाँ पे यही कहानी है, तो इस चीज को बच्चे आप याद रखना। आगे क्या कहते हैं, कहते सी वॉज वेरी ईगर टू सी इंडिया। वो बहुत उत्सुक थी, ईगर का मतलब होता है उत्सुक, वो बहुत उत्सुक थी भारत को देखने के लिए। एंड सी हैड मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। उन्होंने मतलब उन्होंने पूरे वर्ल्ड की मतलब लगभग चीजों की उन्होंने यात्रा की थी, लेकिन भारत उनमें से एक था। बट सी वॉज वेरी इंप्रेस्ड विथ इंडिया। लेकिन वास्तव में वो भारत के लोगों से बहुत ज्यादा इंप्रेस थी कि वास्तव में यार भारत में ऐसे लोग भी रह सकते हैं क्या, भारत के लोग इतने दयालु, इतने समझदार, वाओ ग्रेट। सिंस जबकि वॉज एन अर्नेस्ट डिजायर टू नो इंडिया एंड इंडियंस पर्ल। क्योंकि भारत और भारतीयों को जानने को पर्ल की बड़ी दिल से इच्छा थी। मतलब क्या था, मतलब हाइटेस्ट डिजायर थी। सी केम टू नो इंडिया, वो भारत को जानने के लिए आई थी। एंड सा द ताजमहल इन द मूनलाइट, वो भारत को जानने और पूर्णिमा में ताजमहल देखने आई। सी द फतेहपुर सीकरी, उन्होंने फतेहपुर सीकरी भी देखा, दिल्ली भी देखा। बट सी कुड नॉट अंडरस्टैंड इंडिया एंड इंडियंस कल्चर, लेकिन वो भारत और भारतीयों के कल्चर को समझ नहीं पाई। वास्तव में उनके लिए बहुत बड़ा ये क्या था, ये बहुत बड़ी चीज थी उनके लिए। क्या कहते हैं, सी मीट द यंग इंटेलेक्चुअल इन द सिटीज एंड द पुअर पीजेंट्स इन द विलेज। वह शहरों के युवा बुद्धिजीवी तथा गांव के गरीबों किसानों से मुलाकात की। बाय टॉकिंग एंड लिसनिंग द यूथ ऑफ द सिटीज एंड द पुअर फार्मर्स ऑफ द कंट्री एंड सीन द स्टूडेंट्स। क्या कहती है वो कि वो शहर के युवाओं और देश के गरीब किसानों को बात करके सुनकर वो भारतीयों को समझा। उन्होंने ऐसे नहीं सोच पाई कि भाई भारत और भारत के लोग हैं कैसे, नहीं पता चल पाया। उनको तब पता चल पाया जब वो क्या आई, जब वो गांव में आई, भारत के लोगों से मिली, वहां के भारत के शहर के लोगों से मिली, जब वो बुद्धिजीवियों से, किसानों से बात की, तब उनको पता चला यार वास्तव में भारत एक ऐसा देश जो एग्जिस्ट करता है। ऐसे इंटेलेक्चुअल्स पीपल आर हियर, मतलब आई वाज टोटली अननोन। और वह कहती हैं कि सी सेड, वह कहती हैं क्या कि दैट इंडिया कुड नॉट बी अंडरस्टूड बाय सीइंग एंड मॉन्यूमेंट्स। अगर भारत को समझना है तो भारत आना पड़ेगा। भारत के स्मारकों को, यहाँ के पदचिन्हों को, यहाँ की चीजों को देखकर आप भारत का आकलन नहीं कर सकते। वास्तव में इफ यू वांट टू नो अबाउट द इंडिया देन यू शुड कम टू इंडिया एंड यू हैव टू, इफ यू वांट टू नो इंडिया तो यू शुड कम टू इंडिया। आपको भारत आना चाहिए अगर आपको भारत को जानना ही असल मायने में। बट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय टेकिंग एंड लिसनिंग द यंग इंटेलेक्ट्स एंड द सिटीज एंड पुअर पीजेंट्स इन द विलेज। वास्तव में वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि बल्कि शहरों के युवा बुद्धिजीवी तथा गांव के गरीब किसान से बात करके सुनकर समझा जा सकता है कि भारत में है क्या। दिस इज द प्रॉपर वे, या एक प्रॉपर वे था टू नो इंडिया। दिस इज द प्रॉपर वे टू नो इंडिया, भारत को जानने का सबसे सटीक तरीका था। क्या कहते हैं, सी सेज दैट द कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ इंडिया इज वेरी इंप्रेसिव। कहते जो भारत के रीति रिवाज, जो यहाँ के कस्टम्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। वास्तव में भारत की मतलब प्रथा, हर एक चीजें, मतलब हैट्स ऑफ टू यू। वो कहती है कि मतलब भारत के लोगों को सलाम है। फिर क्या कहती है बच्चा, सी फील्स दैट, वह महसूस करती है कि इंडियंस आर रेस्टलेस फॉर देयर फ्रीडम, कि भारत के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए बेचैन हैं। दे प्लान टू अचीव देयर फ्रीडम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ ब्रिटिश रूल्स। दे प्लान टू अचीव, भारत के लोग प्लान कर रहे हैं आजादी को पाने के लिए द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश रूल्स, क्या अंग्रेजों की गुलामी की दास्ता से मुक्त होने के लिए भारत के लोग प्लान बना रहे हैं। और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, ये बहुत बड़ी बात है। तो प्यारे साथियों, ये आपका चैप्टर जो था, ये बहुत ही चैप्टर था, यहीं तक आपका चैप्टर था, ठीक है, यहीं तक था सफर अपना, ठीक है। अब तुम्हें लौट के जाना। फिलहाल फिर हम मिलेंगे एक ऐसे शानदार चैप्टर में, हम पोएट्री में मिलेंगे ऐसे फिर। तो प्यारे साथियों, ये बताओ अगर आपको चीजें समझ में आई हो, अगर आपको लगा कि यस सर ये 10 चैप्टर हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, हम साल भर इसको पढ़ेंगे, अपने एग्जाम टाइम में भी पढ़ेंगे और मन लगाकर पढ़ेंगे, तो आप मेरे को कमेंट डाल देना कि सर मजा आया। इफ यू वांट टू नो, if you want to get the poetry's summary,
ठीक है, तो आप प्लीज मेरे को कमेंट करना, ठीक है, कि यस सर हमको पोइट्री की समरी चाहिए। अगर इस पे आ गए कम से कम 2000 कमेंट, तो गाइस आई क्या बोल सकते हैं कि आई प्रॉमिस यू कि आपसे मैं वादा करता हूं कि अगले ही 2001 कमेंट पे आप देखोगे कि आपके पास पोइट्री की समरी लगी हुई है, वो भी ऐसे ही विथ हिंदी एंड विद इंग्लिश। विथ हिंदी एंड इंग्लिश मतलब एक लाइन इंग्लिश की रहेगी तो एक लाइन उसकी हिंदी की लिखी रहेगी, जिससे कि आपके ऊपर जो इस समरी का बहुत बड़ा प्रेशर है ना, इससे आप रिवील हो सको, इससे आप छुटकारा पा सको, इससे आप क्या हो, आप इसके टच में ना रहो, बिल्कुल आपके मन में ये रहेगा कि यार शुभम सर ने पढ़ाया तो है, वहां पे पढ़ा हुआ यूट्यूब पे चलो खोल के देख लेते, बस माइंड सेट, मतलब ये नोट्स भी नहीं बनाना है आपको। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपके टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, आप टेलीग्राम पे जाके आप लिंक को टच करके आप ज्वाइन हो लेना, और फिर वहां पे आपको चीजें मिलेंगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले एक ऐसे शानदार सेशन में, मिलेंगे वो भी पोइट्री का। अगर आप चाहते हैं पोइट्री की समरी 10 चैप्टर की समरी आपके पास आ जाए बच्चों, तो प्लीज मेरे को कमेंट डाल देना। और हाँ, 2000 कमेंट अगर इस पे आ गए तो अगले 2001 कमेंट पे वो वीडियो आपके पास अपलोड मिलेगी विद इंग्लिश एंड विद हिंदी। तो प्यारे फायदे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आदेश, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।